अगर आप यहाँ पर पावर फैक्टर के नाम पर गौर करें तो आपको यहाँ पर दो वर्ड्स, दो अल्फाज नजर आते हैं, एक पावर और दूसरा फैक्टर। पावर का मतलब तो इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं फैक्टर की कि ये फैक्टर क्या चीज है। तो दोस्तों फैक्टर इंग्लिश जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब रेट यानी कि रेशो के हैं। उर्दू में इसके लिए निस्बत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, शरह का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, और मैथ के अंदर इसके लिए बटा का साइन भी यूज किया जाता है, स्लैश का साइन भी यूज करते हैं, डिवाइड यानी कि तकसीम का साइन भी यूज करते हैं, और इस तरह से दो डॉट डाल के निस्बत का साइन भी यूज किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब कोई सी भी दो चीजों के दरमियान कोई निस्बत कायम हो जाए, उनके दरमियान कोई ताल्लुक बन जाए, उनके दरमियान कोई रिश्ता बन जाए, या फिर उनके दरमियान में कोई रेशो बन जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं दोस्तों फैक्टर। छोटे को बड़े से निस्बत हो जाए तो उसको बड़ा बना देती है, बड़े को छोटे से निस्बत हो जाए तो उसको छोटा बना देती है। पता चला दोस्तों कि पावर फैक्टर दरअसल कोई सी भी दो पावर्स के दरमियान की निस्बत है, उनका एक ताल्लुक है, उनकी एक रेशो है। तो अब वो कौन सी दो पावर्स हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर की तीन टाइप्स होती हैं, तीन इकसाम होती हैं। एक होती है VA, एक होती है वॉट और एक होती है वार। और अगर आप इन तीनों के साथ के लगा दें यानी कि KVA किलोवाट और KVAR, तो फिर ये पावर्स के बड़े यूनिट बन जाते हैं। KVA होती है दोस्तों एपरेंट पावर, जिसको हम उर्दू में जाहिरी पावर कहते हैं। और दोस्तों ये वो पावर होती है जो आप किसी भी चीज को, किसी भी लोड को प्रोवाइड करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, और उस टोटल पावर में से जितनी वो चीज, जितना वो लोड इस्तेमाल कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों वाट या फिर किलोवाट। और इसको इंग्लिश में एक्टिव पावर भी कहते हैं, एक्चुअल पावर भी कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं, और उर्दू में इसके लिए हकीकी पावर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पंखा 80 वाट का, इस्त्री 1000 वाट की। तो ये जो वाटेज होती है ये बेसिकली उस चीज की खर्च शुदा या फिर इस्तेमाल शुदा पावर होती है। और जितनी पावर दोस्तों वो चीज या फिर लोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में जाया कर देता है, सर्किट से बाहर निकाल देता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों रिएक्टिव पावर या फिर KVAR, या फिर इसको जाया शुदा पावर भी हम कहते हैं। तो अब इसकी बिल्कुल सादा सी एग्जांपल है दोस्तों, और वो ये है कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी ग्लास में कोई कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, तो जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालते हैं, आपने देखा होगा ऊपर थोड़ी सी जाग बन जाती है जो बाद में उड़ के जाया हो जाती है। ये देखें, जैसे ही मैं डालता हूं तो फौरन से आप देख सकते हैं कि ऊपर एक जाग बन गई है। तो जितनी मैंने टोटल डाली दोस्तों वो थी KVA। अब ये जो पोर्शन इसका बच गया है जो कि पीने के काबिल है, ये है दोस्तों एक्टिव पावर, यानी कि आप इसको हकीकी पावर कह सकते हैं। और जो थोड़ी सी ऊपर ये शुरू में जाग बनी थी जो आप देख सकते थे, उसको हम कहते हैं दोस्तों KVAR, जो कि बाद में उड़ जाती है, सर्किट से जाया हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो अब इन तीनों पावर्स की कैलकुलेशन के लिए दोस्तों हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कायमत ज़ाविया मुसल्लस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पावर ट्रायंगल कहते हैं। और इसके अंदर कायदा यानी कि बेस के ऊपर हम किलोवाट को शो करते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कि वतर के ऊपर हम KVA यानी कि एपरेंट पावर को शो करते हैं, और परपेंडिकुलर यानी कि अमूद के ऊपर हम रिएक्टिव पावर को शो करते हैं। और यहाँ पर कायदा और वतर यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल है उसको हम फाई कहते हैं, या फिर इसको थीटा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो रिएक्टिव पावर होती है ये तो वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में जाया हो जाती है, उड़ जाती है सर्किट से, तो इसको फिलहाल हम यहाँ से गायब कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पीछे बच गई दोस्तों दो पावरें, एक है हकीकी पावर और एक है जाहिरी पावर यानी कि वाट और VA। तो इन दोनों के दरमियान में जो रेशो है, जो निस्बत है, जो ताल्लुक है, जो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है दोस्तों, उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप किलोवाट को KVA से डिवाइड कर देते हैं तो दोस्तों ये आती है वैल्यू पावर फैक्टर की। और इस ट्रायंगल के अंदर जो इन दोनों का एंगल बनता है दोस्तों, इसका अगर हम कॉज ले लें, कॉज आपको पता है कि कायदा बटा वतर होता है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो कॉज इस एंगल का होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम पावर फैक्टर को cos फाई या फिर cos थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब चूंकि ये एक रेशो है, एक फैक्टर है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी एक रेंज होती है, और वो होती है दोस्तों 0.1 से लेकर 1 तक। सेंटर में हमेशा इसका 1 होता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर, और ये सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होता है। अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है यानी कि 1 है, तो फिर आप किसी भी फैक्ट्री का ले लें, किसी भी घर का ले लें, उसका बिजली का जो बिल है वो बहुत ही कम आएगा। और 1 से पीछे पीछे इसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, 0.9, 0.8, 7, 6 और करते करते ये 0 तक आती है। तो 1 से पीछे पीछे जो इसका एरिया है दोस्तों, इसको हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। और 1 से अगर ऊपर जाता है पावर फैक्टर, तो यहाँ पर 1 के बाद 1.1 नहीं आता या 2 नहीं आता, बल्कि 1 के बाद भी 0.9, 0.8, 7, 6 और करते करते 0 तक जाता है। लेकिन ये जो एरिया है दोस्तों, इसको हम कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग का मतलब लीड करने वाला, जो आगे चलता है। तो अगर पावर फैक्टर यूनिटी से ऊपर चला जाए तो वो लीडिंग हो जाता है, अगर यूनिटी से नीचे आ जाए तो वो लैगिंग होता है। और यही चीज दोस्तों अगर आप पावर फैक्टर मीटर के अंदर भी देखें तो इसके अंदर भी सेंटर में 1 होता है, 1 से पीछे पीछे जो है वो लैगिंग वाला पोर्शन है, और 1 से ऊपर जो है वो लीडिंग वाला पोर्शन शो किया जाता है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होता है यूनिटी यानी कि 1। और अगर आपका पावर फैक्टर बहुत ज्यादा लैगिंग है या लीडिंग है तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इस तरह से आपके बिजली के बिल में और पावर कंजम्पशन में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो अब हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज है जो कि पावर फैक्टर को लैगिंग
कर रही है, कौन सी उसको लीडिंग पे लेके जा रही है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर जो लोड्स होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं रेजिस्टिव लोड, एक होते हैं इंडक्टिव लोड और एक होते हैं कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड होते हैं जैसे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होगी, यानी कि इस्त्री हो गई, सोल्डरिंग आयरन हो गया जिसको हम काविया कहते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल हो गई जिसको हम चाय वाली केतली भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों होती हैं रेजिस्टिव लोड। इसी तरह आपकी जितनी भी मोटरें होती हैं दोस्तों जिनके अंदर कॉइल यानी कि वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे होते हैं दोस्तों इंडक्टिव लोड। जैसे कि आपका छत वाले पंखे की मोटर, आपके रूम कूलर की मोटर या फिर पानी वाली मोटर, तो जितनी भी कॉइल या वाइंडिंग वाले लोड हैं दोस्तों वो होते हैं इंडक्टिव। और जिस जगह के ऊपर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाए तो कैपेसिटर एज ए कैपेसिटिव लोड बिहेव करता है। तो अब दोस्तों एक बात आप गौर से सुन लें कि जितने भी हमारे रेजिस्टिव लोड होते हैं जैसे कि इस्त्री वगैरह, इन सब का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस मीटर के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही इस्त्री को कनेक्ट किया है तो मेरा ये जो पावर फैक्टर मीटर है ये यूनिटी पावर फैक्टर शो कर रहा है। लेकिन जो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं दोस्तों जैसे कि मोटर्स वगैरह, इनका जो पावर फैक्टर होता है ये होता है लैगिंग। यानी कि जो इंडक्टर होता है दोस्तों ये पावर फैक्टर को कम करने का, उसको लैग करवाने का, उसको पीछे चलाने का सबब बनता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि एक मोटर चल रही है और पावर फैक्टर मीटर इसका पावर फैक्टर लैगिंग के एरिया में शो कर रहा है, यानी कि इसका पावर फैक्टर कम है। वैल्यू इसकी कोई भी हो सकती है लेकिन जितना भी कम होगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। और इसी तरह से दोस्तों जो हमारे कैपेसिटिव लोड होते हैं यानी कि कैपेसिटर होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। अब ये जैसे देखिए मैंने पावर फैक्टर मीटर के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, तो अब यहाँ पर ये पावर फैक्टर मीटर इसको लीडिंग बता रहा है, यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी से ऊपर है। लेकिन ये याद रखें कि लीडिंग पावर फैक्टर भी नुकसानदेह होता है, सबसे बेस्ट होता है यूनिटी। तो दोस्तों इंडक्टर एक ऐसी वाइड चीज है जो कि पावर फैक्टर को कम करती है, उसको लैग करवाती है, क्योंकि इंडक्टर यानी कॉइल रिएक्टिव पावर रिलीज करता है, रिएक्टिव पावर छोड़ता है, सबसे ज्यादा पावर ये जाया करता है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है दोस्तों इसका काम बिल्कुल उलट होता है, ये उस सारी रिएक्टिव पावर को खा जाता है, उसको चूस लेता है, उसको जज़ब कर लेता है। और चूंकि कैपेसिटर इस सारी रिएक्टिव पावर को चूस लेता है, खत्म कर लेता है, तो इसीलिए ये उस लैगिंग इफेक्ट को उठा के आहिस्ता आहिस्ता यूनिटी पे ले जाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा कैपेसिटर का इस्तेमाल कर दें तो फिर आपका पावर फैक्टर यूनिटी से भी ऊपर यानी कि लीडिंग की तरफ चला जाता है। तो जब हमने पावर फैक्टर को लैग करवाना हो, नीचे लेके आना हो, तो फिर हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और जब दोस्तों हमने पावर फैक्टर को बेहतर करना हो, पावर फैक्टर की इंप्रूवमेंट करनी हो, उसको लैगिंग से यूनिटी की तरफ लेके जाना हो, तो फिर हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल यह है दोस्तों कि अगर आप अपने घर में बिजली की मेन सप्लाई के पैरेलल में एक बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं यानी कि पावर फैक्टर को यूनिटी तक ले जाते हैं, तो क्या आपके बिजली का बिल कम होगा? जी हाँ, बिल्कुल कम होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपके घर में जितने भी मोटरें हैं, जितने भी इंडक्टिव लोड हैं, उनके साथ ऑलरेडी ही इस मकसद के लिए कैपेसिटर लगाया गया होता है। उसका यही मकसद होता है कि वो पावर फैक्टर को गिरने ना दे, उसको यूनिटी तक बरकरार रखे। तो घर में जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है दोस्तों वो नॉर्मली 0.8 से लेकर 0.9 के दरमियान में वेरी करती रहती है। इसके अलावा दोस्तों पावर फैक्टर की एक दो और भी डेफिनेशन और फार्मूलाज होते हैं, जैसा कि किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान में जो एंगल होता है जिसको हम फाई कहते हैं, उसका अगर आप कॉज ले लेते हैं तो उसको भी आप पावर फैक्टर कह सकते हैं। या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस और इंपीडेंस की रेशियो होती है उसको भी हम कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर कहते हैं।